जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक साहित्यिक की डायरी इसका वाचन कर रहे हैं और आज जो शीर्षक है उसमें नए की जन्म कुंडली दो, आज उस पर वाचन करने वाले हैं। कहते हैं कि बीच में से डायरी के पन्ने फट गए थे, इसलिए वो अधूरी मालूम हुई, लेकिन बात पूरी थी। और भी कुछ कहना चाहते हैं, कहते हैं, और इस पूरी बात का प्रतीक रूप वह मित्र मेरे सामने अभी भी बैठा हुआ है। यदि जो मित्र था जिसके बारे में उन्होंने बहुत सारी कल्पनाएं की थी, आज वो विचित्र हाल में है। कहे कि वो सब कुछ कहा और फिर बैठा हुआ है सामने। उसका चेहरा विचार उत्तेजना से गर्म और लाल मालूम होता है। उस गर्म डीजल इंजन की उष्मा मुझ पर छा जाती है। उसकी बात ठीक है, इतनी ठीक है कि वो मुझे तकलीफ दे रही। वो कह रहा था कि पुराना गया लेकिन नया नहीं आया। नए के नाम पर जो कुछ आया वो पुराने का आसन ग्रहण नहीं कर पाया। जीवन का व्यापक अनुशासक सत्य मर गया और नया तो केवल भ्रूण है। अभी उसके हाथ पैर मुंह बनने को हैं, विकसित होने को है। मेरे सामने बैठा हुआ मित्र चुप और एकटक मेरी ओर देख रहा, मेरी था ले रहा है। उसकी आंखों से प्रतीत होता है जैसे उसको ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं उसकी बात समझ पा रहा हूँ। मानो मैं उसकी गहराई में उतरने से इनकार करता हूँ। इसलिए वो कहता गया, ऐसा नहीं है कि नए मूल्यों का वैचारिक विकास ना किया जा सका या वे भ्रूण ही बने रहे। मैंने बीच में टोक कर कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। नए मूल्य भी हमारे सामने हैं और उनकी प्रेरणा से उन्हीं के विकास के लिए संघर्ष भी तो किया जा रहा है। मित्र ने कहा कि सवाल पुरानी परंपरा को समाप्त करके नए मूल्य की नई परंपरा स्थापित करने का है। पहले हम परंपरा के दास थे, आज हमारी हालत उससे भी खराब है, क्योंकि नई परंपरा के अभाव में इन अंतःवृत्तियों के दास हो गए हैं। इन अंतःवृत्तियों को चाहे जितना आदर्शीकरण किया जाए, वे मात्र व्यक्तिगत है। और इस समय तो नए मूल्य केवल बौद्धिक स्तर पे है। वे जीवन का अनुशासन क्या कर सकेंगे? यदि समाज की संस्कृति मुख्यतः बौद्धिक संस्कृति होती, वैज्ञानिक दृष्टि समाज की प्रधान दृष्टि होती, तो शायद यह संभव भी था। किंतु ये नए मूल्य कुछ ही लोगों के प्रवाह की नालियां बन गए हैं। उन्हें कोई सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ना उस मान्यता के लिए व्यापक संघर्ष का आयोजन। मूलतः व्यक्ति एक सांस्कृतिक शून्य में रह रहा है, एक कल्चरल वैक्यूम में फलता। कोई टीएस इलियट के पास जाता तो कोई अर्नाल्ड टाइनबी के समीप, तो कोई और किसी के तरफ। किंतु समाज मान्य कोई पूर्ण समग्र जीवन दृष्टि नहीं मिल पाता, जिसे पुराने धर्मों और दर्शन में मिलता था। तो फिर जीवन के व्यापक अनुशासक सत्य की प्राप्ति हमें कैसे हो? मध्ययुगीन परंपरा गलत भले ही हो, भले ही हम उसे सामंती कहकर टाल दें, किंतु उसका साचा ऐसा था कि व्यक्ति में मानसिक स्थिति का अपव्यय होने की गुंजाइश नहीं थी। परंपरागत सील और शिष्टता ने उसे मानसिक संकटों से तो बचाया था। वो मात्र प्रवृत्ति की कठपुतली नहीं थी। लेकिन आज आज परिवार में वो परंपरा इतनी दृढ़ तो है नहीं, सिर्फ उसके अवशेष हैं। वे भी खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए कि मौजूदा औद्योगिक सभ्यता का प्रभाव गहरे से गहरा हो गया, और फिर भी इतना गहरा नहीं कि व्यक्ति नवीन स्पंदनों में घुलकर जीवन में समाज मान्य नवीन दार्शनिक अनुशासन प्राप्त कर सके। हमने उस सामंती इकाई को तोड़ दिया, या यूं कहिए कि वह आप टूटती गई। परंपरा ने हमारे स्नान और भोजन से लेकर स्वास्थ्य रक्षा तक की ठेकेदारी की। परंपरागत सील के आदर्श ने हमारे आत्म तत्व को विखंडित होने से बचा लिया था। अपने पुराने मूल्य तोड़ दिए, नए उपस्थित नहीं हुए, जो हुए वे दृढ़ नहीं हुए। वे समाज की मान्यता बनकर नई परंपरा का रूप धारण करते हुए आचरण की मूल प्रेरणा, सिद्धांत और ढांचा नहीं बन सके। वे अस्पष्ट रह गए, उनकी अस्पष्टता खूबसूरत हो गई। वे आगे कहते गए, ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अपने साक्षात जीवन में, यानी परिवार और समाज में, बीते हुए पुराने के प्रति और आते नए के प्रति एक अवसरवादी दृष्टि अपनाई। यहाँ इन दिनों कोई जमकर विद्रोह नहीं हुआ, नए की सर्वांगीण स्थापना का कोई अनुरोध भी नहीं रहा। इस ढंग के समाज के बदलने का काम साहित्य ने या विचारधारा ने भी नहीं किया। मार्क्सवाद या राजनीति ने सार्वजनिक क्षेत्र संभाला, समाज बदलने की बात की, लेकिन केवल राजनीतिक प्लेटफॉर्म से ही समाज नहीं बदला जाता। यह संभव भी था, किंतु ये नए मूल्य कुछ ही लोगों के प्रवाह की नालियां बन गए। उन्हें कोई सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, न उस मान्यता के लिए व्यापक संघर्ष का आयोजन है। मूलतः व्यक्ति एक सांस्कृतिक शून्य में रह रहा है, एक कल्चरल वैक्यूम में फलता। कोई टीएस इलियट के पास जाता तो कोई अर्नाल्ड टाइनबी। तो यहाँ पे लेखक का वही कहना है कि आज की जो हमारी परंपरा है, आज परिवार में वो परंपरा इतनी दृढ़ तो नहीं है ना, सिर्फ उसके अवशेष ही बचे हैं, वो भी खत्म होता जा रहा है। और वो आगे कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि हमने अपने साक्षात जीवन में, परिवार और समाज में बीतते हुए जो पुराने के प्रति अतीत और नए के प्रति एक अवसरवादी दृष्टि थी, उसे अपना ली है। और तब मेरे मित्र ने मेरी तरफ देखा कि मैं सोच रहा हूँ, क्षण भर मेरी था लेने की कोशिश की, वो जानने की कोशिश की। अब जो है परिवार में न केवल सामंती और से वरन यहाँ भी बराबर तीन श्रेणियां दिखाई देती हैं। एक वो श्रेणी जो पैसा कमा कर ला रही है परिवार में,
एक श्रेणी जो पैसा कमा के ला रही है, उसे सबसे ज़्यादा आदर ही नहीं दिया गया, वरन उनकी मान्यता और विचार, उसकी रुचि अरुचि सबका ध्यान रखा गया। यानी पूरे परिवार में घर को चलाने के लिए जो कमा रहा है, आर्थिक उत्पादन का केंद्र उसका सबसे ज़्यादा सम्मान है। चाहे वो कितना ही अवैज्ञानिक, अनुचित और स्वार्थपूर्ण कार्य क्यों ना करे। सबसे निचली श्रेणी उन लोगों की है जो चौके में सोते हैं। अगर कहीं स्त्री निरक्षर हुई या निर्धन परिवार से आई हुई, तो वह और उसकी जैसी स्थिति के व्यक्ति उसी तीसरी श्रेणी में आते हैं, और दूसरी श्रेणी में बालक और कमाऊ व्यक्ति के वे रिश्तेदार हैं जो उससे कम कमाते हैं। यदि वे ज़्यादा कमाते हैं तो वे प्रथम श्रेणी में या उससे भी होकर अनिवार्य नियम के यशोभाजन करते हैं। धन, अर्थ, सांसारिक सफलता और उससे मिली हुई कीर्ति की तानाशाही परिवार में जितनी चलती है, उतनी बाहर भी नहीं। मानवतावाद की ये हरदम दुहाई देते हुए भी घर में जितना अहंवाद और व्यक्तिवाद तथा वैचारिक दास्ता चलती, उसकी कोई हद नहीं। मजे की बात यह है कि उसका स्वभाव, यानी उसको तो स्वाभाविक लोग मान लेते हैं, वो प्रकृति जात है। स्वाभाविक है इसलिए सही भी है। उसके प्रति विद्रोह, कुलशील संस्कार, भद्रता और प्रतिष्ठा के प्रति बगावत करार दी जाकर उसे तुरंत ही घृणित मान लिया जाता है। सास बहू के झगड़े या पिता पुत्र के झगड़े आदर्श प्रेरित है, ये नहीं कहा जा सकता। किंतु परिवार का भूगोल और व्यक्ति चरित्र का इतिहास जिस विशाल परिस्थिति का निर्माण करते हैं, उस परिस्थिति की जांच परख होना बहुत जरूरी है। इस परिस्थिति के कारण परिवार का व्यक्ति दूसरे के लिए परिस्थिति का अंग बन जाता है। व्यक्ति मानवीय ज्वलंत हृदय के रूप में प्रस्तुत ना होकर स्थिति परिस्थिति के एक अंग के रूप में जब प्रस्तुत होने लगता है, तब परिवार के भीतर एक खोट पैदा होने लगती है। हम उस व्यक्ति को प्राण में मानव सत्ता के रूप में स्वीकार ना कर उसे अपनी एक परिस्थिति का एक अंग मान लेते हैं, उसका गुणदेश विवेचन करते हैं, चरित्र विश्लेषण करने लगते हैं उसकी बुद्धि से कि उस व्यक्ति को हमारी समझ से जो करना चाहिए वह उसने नहीं किया। परिवार में पुराने सामंती संस्कार विचारों के अलावा मौजूदा व्यक्तिवादी धनवादी दुराग्रहों के वातावरण के अस्तित्व के कारण घर में दम घुटने या घोंटे जाने के दृश्य इतने विशाल और असंख्य हैं कि क्या कहना। व्यक्ति के सुख, विकास और आत्मोन्नति का साधन होने के बजाय जब परिवार एक कोठे के समान हो जाता है, तब आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सब परिवार ऐसे नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन सामंती विचारधारा के अस्त के बाद नई विचारधारा में वो तेजस्विता आई ही नहीं जो जीवन के सभी पक्षों को अपने मानविक अनुशासन में रखे। न केवल यह, ऐसी विचारधारा को विकसित करने की, उसके विकास के लिए संघर्ष करने की कोशिश ही नहीं की गई। इस सुविधा मूलक लक्ष्यहीन अवसरवाद के कारण ही साहित्य में भी नए को रूपाकार देने की कोई तलाश नहीं। नया मूल्य नवीन मानों में केवल नवीन ही अरूप है। असल में इस नए को अपनी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया है, इसलिए नया बिल्कुल प्रवृत्ति मूलक है। हो सकता है कि मेरे कहने में अतिरंजना हो, किंतु तत्व रूप में आकारहीन नए के सिर्फ डिजाइन की खोज हुई है। नई कविता नए डिजाइन की कविता है। मेरे मित्र ने मेरे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाहट के शब्दों में कहा, क्षमा करना भाई, क्षमा करना मेरे दोस्त, लेकिन क्या आधुनिक भावबोध ही काफी है? सामंती विचारधारा का स्थान लेने के लिए क्या हम उस भावबोध को मूल्यबोध तक बढ़ाकर उसे एक दर्शन का रूप नहीं दे सकते? ऐसा दर्शन जो नई सामाजिक परंपरा बनकर व्यक्ति और समाज के जीवन के सभी पक्षों को अनुशासित करे। ध्यान रखिए कि यदि यह आधुनिक भावबोध ऊंचा उठाया ना जा सका और उसके द्वारा व्यक्तिगत और सार्वजनिक अनुशासन ना हो सका, तो क्या होगा? खंडन करता खंडित हो जाएगा, मूर्तिभंजक की स्वमूर्ति का सिर कट जाएगा। भारतीय जीवन की भीतरी गति का आपके साहित्य में प्रतिबिंब हो या ना हो, उसकी तलाश हो या ना हो, वह गति आपसे कन्नी काट कर निकल जाएगा। साहित्य में संघर्ष अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह जीवन में अधूरा रहा। इसलिए मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है पुराने के प्रति और नए के प्रति अवसरवादी दृष्टि खत्म हो, और नया क्या है, उसका तत्व और रूप क्या है, निर्धारित हो। जब ये प्रक्रिया जीवन में, घर में और परिवार में शुरू होगा, तभी वह साहित्य में शुरू होगा। जीवन मूल्य और कलात्मक साहित्य मूल्य में अवायविक संबंध है, ये नहीं भूलना चाहिए। इन्हें विकसित करने के लिए केवल साहस ही नहीं, स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट विचारधारा के लिए कोशिश होनी चाहिए। मैंने दबते हुए कहा कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है, और ऐसे भी लोग हैं जो विद्रोह भी करते हैं, किया है और कर रहे हैं। मैंने एक सांस ली, वो सांस छोड़ी और सांकेतिक ढंग से कहा, और तुम्हारी इस सारी बात का साहित्य से क्या संबंध है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, साहित्य की गतिविधि को देखिए तो पता चलेगा। एक तो वह घर के बाहर का साहित्य है, उसमें मूर्त मानव संबंधों के चित्रण की गुंजाइश है कहाँ? आप तो भाव प्रकट करते हैं, मानव संबंध नहीं। मैंने कहा, यह अतिशयोक्ति है। उसने पलट कर जवाब दिया, नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। उसने मुझसे पूछा, परिवार के भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा, कौन कर रहा है? मैंने कहा, वो तो
हो रही है, नए विचार, नए भाव। उसने कहा, क्या? कौन से? और फिर वह खुद ही कहता गया, क्या उन भावों और विचारों के लिए कोई विशेष संघर्ष चल रहा है? क्या उस संघर्ष को कोई सामाजिक मान्यता मिली है? क्या उस संघर्ष के पीछे कोई फिलॉसफी, या वह सिर्फ एक व्यक्तिवादी विद्रोह या अहम का विस्फोट? परिवार के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, क्या वो प्रवाह पति जैसा नहीं है? इसका संपूर्ण प्रभाव हमारे साहित्य पर है। परिवार में हमारे सामने मानवीय आदर्श और मानवीय मूल्य होते हैं या होना चाहिए। उनके लिए संघर्ष किया जाता है अथवा उनका संगठन किया जाता है। यदि परिवार में यह प्रक्रिया चले तो जीवन में शोध कैसे होगा? जो परिवार के मूल्य होंगे वे जीवन में होंगे, वे साहित्य में भी उतरेंगे। हाँ, ये सही है कि साहित्य में आकर उनकी रूपरेखा बदल जाएगी, किंतु उनके तत्व कैसे बदलेंगे? ज़िंदगी के जो रुख हैं, जो रवैये हैं, जो एटीट्यूड हैं, वे साहित्य में अवश्य प्रकट होंगे। तब प्रश्न और शंका को आप उत्तर के सिंहासन पर नहीं बैठा सकते। हमारा परिवार यदि केवल व्यक्तिवादी आधार पर बना है, यदि केवल वह अहं का ही प्रधान है, तो उसमें संयुक्त सामंती परिवार से भी ज़्यादा बुराइयाँ रहेंगी। तब वह सिर्फ प्रश्न नहीं रहेंगे, उत्तर भी। मैं यहाँ उसे समझौता करना चाहता था, उसकी बातें बहुत अंशों तक मुझे उचित प्रतीत हुई। फिर भी मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, लेकिन साहित्य पर उसका क्या प्रभाव है, या मैं अभी तक नहीं समझ पाया। उसने कहा, विचारधारा का ना होना, या अविश्वास, अश्रद्धा को ही विचारधारा मान लेना, प्रश्न को ही उत्तर का स्थान देकर हाथ झाड़ लेना हमारी नवीनतम साहित्यिक प्रवृत्ति का एक लक्षण है। इसे क्या सूचित होता है? मैंने कहा, ऐसा? उसने कहा, और नहीं तो क्या, आजकल हर मानसिक प्रक्रिया एक विचार का रूप धारण कर लेती है, किंतु मन की हर हरकत या प्रक्रिया विचार तो नहीं होती। प्रश्न में ही यदि उत्तर समाया हुआ दिखता है तो वह केवल प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम है। नहीं तो प्रश्न ही के अलग अलग उत्तर क्यों होते हैं? उत्तर के सिंहासन पर शंका को बिठाने का मतलब अपनी समस्या में प्रश्न ही का आदर्शीकरण करना, समस्या में फंसे रहने का उदात्तीकरण करना, वास्तविक उत्तर खोज ना पाने की स्थिति का यह आदर्शीकरण अनुचित है। मैंने कुछ तीव्र होकर जवाब दिया, किंतु जो उत्तर सामने दिख पड़ते हुए अशुद्ध, अनुचित, खंडित और अव्यवहारिक हो तो? उसने जवाब दिया, तो शोध को महत्व दो, लेकिन उत्तर के सिंहासन पर यदि शंका को बिठाओगे। ये कहने की बात है कि वास्तविक जीवन में कोई ऐसा नहीं करता, तो आपकी जो दुविधाग्रस्त मन स्थिति है, उसी में फंसे रहने का आप एक जाल रच रहे हैं। यदि आप विचार करें तो विचार के मूलभूत अनुशासन के नियम में रहे और शोध की उस पद्धति के, जिसे आप वैज्ञानिक कहते हैं, अनुसार चले। वो कहता चला गया, मन की उग्र प्रक्रिया ही आजकल विचार कहलाती है। विचार को कसने की कोई ऑब्जेक्टिव कसौटी नहीं है। कसौटी ही क्यों, जरूरत भी क्या है? हम आत्मबाह किसी भी तत्व के प्रति विद्रोही हैं, तो हमारी बुद्धि विश्वास चाहती है, लेकिन विश्वास कर नहीं सकती। इसलिए वह विश्वास या श्रद्धा करेगी भी तो ऐसे में जिसे अरूप किसी कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, वह उसके लिए सुविधाजनक है। सुविधा आज के जीवन का प्रधान नियम है। नैतिक और अनैतिक, उचित और अनुचित, संगत असंगत का निर्णय करने की ताकत आपने व्यक्ति के परे किसी वैज्ञानिक पद्धति या तुला दंड को नहीं सौंपी, वरन अपनी अंतरात्मा को, यानी भीतरी प्रवृत्ति को, जो आपकी अपनी है, उसको सौंपी। आप ये मान लेते हैं कि अंतरात्मा से निकला हुआ बोध, भाव या निर्णय उचित होना ही चाहिए, संगत होना ही चाहिए। लेकिन अगर मेरी या आपकी या उनकी अंतरात्मा छोटी और तुच्छ हो तो, संकुचित और छिछली हो तो, प्रतिभाशाली पुरुष की आत्मा अत्यंत हीन भी हो सकती है। इस अंतरात्मा से निकले हुए बोध, वचन या निर्णय हमेशा औचित्य स्थापना करेंगे, ये तो सही नहीं है। उसने कहा, अंतरात्मा वाला रुख प्रवृत्ति मूलक और अंधता किसी भी प्रकार के विश्वास और श्रद्धा का विरोधी है। कहने के लिए भले ही हम विश्व कल्याण की बात करें या मानवता या दायित्व की बात करें, ये सब बातें तो अरूप है, इनका कोई आकार नहीं है। अथवा दूसरे शब्दों में, जिसको जो समझ में आए वही उसका समझ में अर्थ। इसमें कोई शोध बुद्धि या वैज्ञानिक आग्रह नहीं। यदि वैसा होता तो शोध का वैज्ञानिक आदर्शवाद भी साहित्य में जरूर होता, वो भी अच्छा ही। लेकिन क्या वस्तुतः यह भी है? मेरा ख्याल है कि मेरा दोस्त बिल्कुल बहक गया है, लेकिन पहली बात तो ये है कि यह बहक बहक कर होकर भी कम मूल्यवान नहीं हो पाता। मैंने अपने मन से उसके बहुतेरे तर्क और विचार आपके सामने रख दिए। वे सदोष एकांकी, अनुचित भी हो सकता है, शायद हो भी, लेकिन क्या उनकी एक बार जांच कर लेना जरूरी नहीं? चांदनी मस्त फैली और मेरा मित्र एक बहुत ही भूत बाधा से मेरे पीछे पीछे चल रहा। मैं अकेला बढ़ा जा रहा, अपने ख्यालों में डूबा पड़ा रहा। अब यहाँ पे आगे जो शीर्षक है, वो शीर्षक का नाम है बीरकर। बीरकर शीर्षक के उससे कहते हैं कि शहर से जरा दूर शाम के वक्त मैं और मेरे मित्र श्री बीरकर, यानी मुक्तिबोध जी, और शहर से दूर जो है उनके मित्र वीरकर, बीरकर गोपाल मंदिर के इस छोटे से चबूतरे पे हम दोनों बैठे हैं। पता नहीं क्यों किन्हीं किन्हीं मंदिरों का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। साफ कह दूं कि मेरा ईश्वर व ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, फिर भी
किन्हीं किन्हीं वातावरणों में हमेशा के लिए लीन हो जाने का मन करता है। छोटा सा मंदिर है, चारों ओर कुंद, पारिजात, टगर, कन्हेर और चंपा के पेड़ हैं जो जंगली मालूम होते हैं क्योंकि कोई उन वृक्षों को देखभाल नहीं करता। एक निर्जन पूर्ण पावन वातावरण जिनमें शाम के रंग भीग गए हैं। अभी अकेलापन है। शायद 6-7 बजे लोगों का आगमन शुरू हो जाए। शाम दोपहर को खो देकर रात में लीन हो जाती है और रात भी सुबह में परिणित हो जाती है। ये चक्र चला आया और चला चलता है। इसको प्रगति नहीं कहते। बीरकर ने इतना कहकर मेरी तरफ इस तरह देखा मानो कोई अत्यंत गंभीर सत्य कह रहा हो। उसकी बात में कोई दंत या तत्व हो ये ना हो। मुझे वो आदमी पसंद है इसलिए उसकी बात मुझे एकदम निस्सार मालूम नहीं हो सकती। मैंने श्रद्धालु छायावादी मनोवृत्ति से उसके वक्तव्य में अर्थ देखने की, खोजने की, टोह लेने की कोशिश की, लेकिन प्रयत्न करने पर भी कुछ हाथ नहीं आया। उसके वक्तव्य का अभिधार्थ तो स्पष्ट ही शून्यत्व है, ये मैंने महसूस कर लिया और भीतर ही भीतर इस बात की कोशिश भी करने लगा कि मैं उसे मूर्ख न समझूं। बीरकर कहता गया, उसको प्रगति नहीं कहते, मेरे ख्याल से वो गति भी नहीं है। मैंने उकताकर एक बाक्सी ली और उससे स्पष्टीकरण मांगा। उसने बहुत धीरे धीरे कहना शुरू किया मानो उसकी सांस उखड़ गई और बड़े प्रयास से शब्दों को जोड़कर वाक्य बना रहा हो। आपने अभी कहा था कि हमारे काव्य, साहित्य या कला में लाइफ का कंटेंट, जीवन के तत्व तो बहुत कम है। मेरा विचार है कि आज की खास दिक्कत ये नहीं है कि साहित्य में तत्व कम है, वरन यह है कि जीवन में बहुत अधिक है। वह जीवन जो जिया या भोगा जाता है उसमें इतने अधिक तत्व हैं। सुबह से लेकर शाम तक मन पर उन तत्वों का इतना ज्यादा संवेदात्मक प्रहार होता है या होता रहता है कि उत्तेजित होकर मस्तिष्क की रगे, मस्तिष्क चेतन तो अपने आराम के लिए उन तत्वों को टाल देता है, भूल जाने की कोशिश करता है और मन जानबूझकर अपने में शून्य का निर्माण कर लेता है। मुझे हतसंग हो जाना चाहिए था किंतु मैं मात्र हतबुद्धि होकर ही उसकी तरफ देखने लगा। मैंने उसी की बात को निखार कर रखना चाहा। मैंने कहा, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि आज के सच्चे संवेदनशील कलाकार की समस्या ये नहीं है, वरन यह है कि वह बहुत अधिक है और वह सुबह से लेकर शाम तक लगातार इकट्ठा होता रहता है कि उसके कंटेंट का प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं हो पाता। क्या आप यही कहना चाहते हैं? देयर यू आर। हाँ, एकदम सही। बीरकर ने उत्साहित होकर जवाब दिया और आगे जोड़ा, लेखक के मन में लगातार एकत्रित होते जाने वाले इन तत्वों का इतना बोझ होता है और ईश्वर ने यह समय उसे इतना कम अवकाश दिया है कि अनेक कलात्मक नमूनों में उनकी पुनर्रचना हो ही नहीं पाती। इसके फलस्वरूप वे तत्व मर नहीं जाते, अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। अन्यथा यूं कहें अन्यथा यूं कह लीजिए कि लेखक अपने हृदय मन को बधिर करने के लिए अपने मन में किसी सुन्नतों का निर्माण कर लेता और वह स्वयं भी उसमें खो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि लेखक को आज इस स्थिति से उबरने की जरूरत है। बिरकर ने यह आघात शायद मुझी पर किया हो, मुक्तिबोध जी का कहना है, अथवा उनकी व्यक्तिसा अपनी कोई विशेष पार्श्वभूमि भी हो सकती है। मैं ये जानना चाहने लगा कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। बीरकर एक मझोले कद का आदमी है, हाई स्कूल का मामूली टीचर, साधारण परिस्थिति, पढ़ने लिखने का शौक, काफी घुमक्कड़। उसने लंबी लंबी यात्राएं भी की है, दान में दिलचस्प है। सबसे बड़ा गुण ये है कि वो मेरा दोस्त है। मुझे लगा कि उसकी बात में कुछ सार है, इसलिए बात बढ़ाते हुए मैंने उसे कहा, लेकिन इन जीवन तत्वों की अनेक नमूनों में पुनर्रचना आखिर वह क्यों नहीं कर पाता? वो उनकी उपेक्षा क्यों करता है? मेरे ख्याल से वो अपने भोक्ता मन के वस्तु तत्वों से भाग रहा है और अथवा उसमें इतनी प्रतिभा नहीं है कि वह सबको उचित रूप से प्रस्तुत कर पाए। बीरकर हंसा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं, लेकिन ये निस्संदेह है कि अलग अलग लेखक अलग अलग जवाब देंगे। बहुत से लेखकों में प्रतिभा का अभाव, किसी में उत्साह का अभाव, पता नहीं क्या क्या। बीरकर ने मुझे एक झटके में अंतर्मुख कर दिया और मैं ये सोचने लगा कि आखिर इस समस्या का रूप रंग है क्या और उसका मुझसे जो संबंध है उसका मतलब क्या। मंदिर की चबूतरे पर शाम को नीले धुंधलके में आसपास के वृक्षों के फूल पत्तियों की सुगंध आ रही थी। अभी रात के 8 भी नहीं बजे थे। न केवल वृद्ध और अधेड़ स्त्रियां वरन लड़कियां और नवयुवक मंदिर में आते दूर ही से गर्भ अंतराल में स्थित देवता पर फूल फेंकते और हाथ जोड़कर न मालूम क्या क्या बुदबुदाते हुए क्षण भर प्रार्थना मग्न हो जाते। शहर की गड़बड़ से दूर यह मंदिर रात के 9:30 बजे तक इसी तरह व्यस्त रहता। साधारणतः मंदिर जाने वाली नवयुवतियों और नवयुवकों की इसी प्रार्थना उन्मुख भावना पर मैं हंसा करता, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैंने व्यंग नहीं कसा। मैं चुप रहा। इन युवक युवतियों को देख न जाने क्यों मैंने भरे हुए गले से बीर कर से सिर्फ इतना ही कहा, परिस्थिति से सामंजस्य के लिए ये जो आजीवन संघर्ष है उसमें कितनी मनोवैज्ञानिक शक्ति खर्च हो जाती है। 25 साल तक के यौवन में जब व्यक्ति की मानसिक शक्ति निर्माणशील प्रयत्नों में लगनी चाहिए, वो कैसे बेहुदा युद्ध में व्यय हो जाता है। बीरकर खुद अपने में डूबा डूबा सा लग रहा। उसने कहा, लेखक के स्वभाव में बहुत सा आदर्शवाद रहता है, या कहिए आदर्शवादी जिद। हम ये कहेंगे, ये कहीं नहीं,
ये करेंगे, ये कतई नहीं करेंगे, किंतु समाज या समय लेखक को या अन्य को ऐसा विकल्प देता कब है? उन्नति की 3 मंजिली इमारत में घुसकर ऊपर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही जीना है, वो भी चक्करदार। उस पर बहुत भीड़ है, बड़ी ठेलम-ठेल है। लेखक कहता है, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, उसके साथ नहीं। लेकिन परिस्थिति ने उसको ये विकल्प दिया ही कहाँ? वो परिस्थिति से जबरदस्ती ये विकल्प लेना चाहता है। इसका परिणाम यह हुआ कि ठेलम-ठेल करती हुई भीड़ के नीचे वो कुचला जाता है या इस इमारत के बाहर उसको एकदम खिसक जाना पड़ता है या वो ठेल दिया जाता है। और साधारणतः ऐसे लोग अपनी वर्ग श्रेणी से गिरे हुए होते हैं। वर्ग श्रेणी से गिरे हुए की मनःस्थिति हमेशा खराब रहती है। मैंने कहा, हाँ, अपने वर्ग की आदतें, संस्कार, भावनाएं कहाँ जाएंगी? उसने कहा, फिर भी उन्हें अपनी वर्ग श्रेणी से गिरे हुए ही रहना पड़ता है, क्योंकि वह उनकी सीढ़ी से लुढ़क कर गिरे हुए हैं। इसलिए वह वर्ग श्रेणी उनका तिरस्कार करती है। मनुष्य पर न्याय निर्णय देने का उसका मानदंड व्यवहारता उसी वर्ग का होता है। मेरी हालत देखो ना, मेरी शेरवानी फटी हुई है। इसलिए वो मुझ पर दया करते हैं कि मैं अयोग्य निकला, कि मैं अनुत्तरदायी हूँ। अनुत्तरदायी कौन, मैं या वो? मेरे नाते रिश्तेदार सब उसी श्रेणी के हैं। इसे कृपा, तिरस्कार, आलोचना का विषय तो बनना ही पड़ता है। बिरकर ने दुख बड़ी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं उन्नति के उस जीने पर चढ़ने के लिए ठेलम ठेल करने लगूं तो शायद मैं भी सफल हो सकता हूँ। लेकिन ऐसी सफलता किस काम की, जिसे प्राप्त करने के लिए आदमी को आत्मगौरव ही खोना पड़े, चतुरता के नाम पर बदमाशी करनी पड़े, शालीनता के नाम पर बिल्कुल एकदम सफेद झूठी खुशामदी बातें करनी पड़े। जिन व्यक्तियों को आप क्षण भर टॉलरेट नहीं कर सकते, उनके दरबार का सदस्य बनना पड़े। हाँ, जो लोग यह सब कर लेते हैं वो अपनी यश पताकाएँ फहराते हैं, फहराते हुए घर लौटते हैं और कितने आत्मविश्वास से बात करते हैं, मानो उन्हीं का राज है। बहुरूपिया शायद पुराना हो गया, लेकिन उसकी कला इन दिनों अत्यंत परिष्कृत होकर भभक उठी है। बिरकर कहता गया, अब बताइए, हम सरीखों पर क्या-क्या नहीं गुजरती। जिस वर्ग से हम गिरे हैं, वो वर्ग हमें फटे कपड़ों में भी संतुष्ट नहीं रहने देता। वो हमारे पीछे ही रहता है। अब बताइए, उसे कैसे झकझोरें? उसके मानदंडों की पूर्ति के लिए गंदी गाली देकर बीरकर ने कहा था, मैं यह भद्रगाली का उपयोग कर रहा हूँ। हम अपनी ऐसी तैसी करते फिरे, अजी क्या बताऊँ। अपने हमने जब चित्रकला सोसाइटी खोली तो हमें अजीबोगरीब परिस्थिति का सामना करना पड़ा। खैर, मैंने कहा, बताइए बताइए। बीरकर ने जवाब दिया, जिन लड़कियों को मामूली पोर्ट्रेट पेंटिंग का आबासा नहीं आता, खैर छोड़िए वो किस्सा। जब हम उस सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन करने लगे तो मैं एक मिनिस्टर को बुलवा लाया। साहब, हमारे लोग कितने खुश हैं। मेरे पिताजी को लगा मेरा लड़का अब ठीक रास्ते पर जा रहा। अजी आपसे क्या कहूँ, मिनिस्टर के बंगले पर मेरे एक परिचित बैठे हुए थे। वो एक नेता का लड़का था। मिनिस्टर की पीठ फिरते ही मुझसे कहता है, क्या हमारे पिताजी को प्लेटफॉर्म दिलवाइए ना। जी हाँ, जनता में उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इसलिए वे आजकल भूदान आंदोलन में काम कर रहे हैं। मैंने अपनी समिति के वार्षिकोत्सव की अंतिम सभा का उन्हें अध्यक्ष बना दिया। ओहो, मेरे लोगों की क्या खुशी हुई। अब तक मैं निकम्मा ही नहीं, अयोग्य था, लेकिन मेरी पहुंच उन तक देख मेरी इज्जत कितनी बड़ी। या अब बिल्कुल संभव है कि उनके ज़रिए मेरे बहुत से काम निकल जाए, लेकिन वे लोग कितने बदमाश, कितने गधे। मैंने बीरकर से कहा, तुम अपने मुद्दे से भटक गए हो। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। हमारा लेखक अपनी भौतिक सांसारिक उन्नति के लिए दंड फंद करता रहे, ये स्वयं अपनी दिशा में प्रगति के लिए वो कोशिश करे। अगर उसने पहली बात छोड़कर दूसरी बात की तो उसके पीछे कुत्ते लग जाते। भूख के, दयादीनता के, अपमान के, अभाव के, रोग के, यहाँ तक कि मृत्यु के। यदि दूसरी बात छोड़ पहली बात पे आया तो उसका मूल मनःपिंड वो नष्ट हो गया, समझिए। यदि उसने दोनों बातें एक साथ करना चाहा तो इन दो घोड़ों पर एक साथ सवारी हो नहीं सकती। उसकी स्थिति न केवल उपासात्मक हो जाएगी, वरन वह पहले दर्जे का बदमाश भी हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण मैं अभी की अभी दे सकता हूँ, कहो तो नाम लो, बोलू लूँ। मैंने बीरकर से कहा, मेरा तो सिर दुख रहा है। तड़ाक से जवाब मिला, तथ्यों से जी क्यों चुराते हो? उस वर्ग के आलोचक तुम जैसों को कहते हैं कि तुम ऑब्सक्योर हो। जो लिखते हो उसका ठीक ठाक अर्थ भी समझ में नहीं आता तुमको। या फलाओ फलाओ, असल में तुम्हारी दुनिया ही अलग है। तुम्हारे डिजिश गणित ही अलग है, तुम्हारा वातावरण ही अलग है, तुम्हारी प्रेरणा भी अलग। वो भला उनके लिए अनुकूल क्यों होगी? वो उन्हें समझने कैसे आ सकती? क्यों वह उन्हें सुंदर क्यों लगेगी? मैंने बीरकर को डांट कर कहा, लेकिन तुम्हारी इस बात से इस तथ्य का क्या संबंध कि हमारी श्रेणी के लेखक के पास साहित्य से संबंधित संवेदनात्मक जीवन तत्व बहुत अधिक है, किंतु उन्हें अंडरग्राउंड कर देता है और वह कृत्रिम रूप से मन में एक शून्य बना लेता है। बीरकर ने जवाब दिया, चलो उठो, तुम बेवकूफ हो, घर चलो, देर हो गई। अजी बहती हुई नई नई लहरों में डूबा रहता, पानी आंखों में समा जाता, वह आंखें मूंद कर तैरता, लेकिन पानी के बाहर से निकाल कर जल का नील विस्तार दृश्य नहीं देख पाता। इन तत्वों की अनेक नमूनों में पुनर्रचना के लिए बहुत गहरी चिंतन की शक्ति चाहिए होती है, उसे इसकी फुर्सत है कहाँ?
और फुर्सत है भी तो बहुत थोड़ी-सी। मैं चुप रहा, मुझे लगा कि वह काफ़ी हद तक सही भी है। अब मुझे ही देखिए ना, दिन भर मैं जिस दुनिया में प्रवेश करता हूँ, उसे यदि देखा जाए, तो वो स्वप्न कथा का ही एक रूप है, वह एक विशाल उपन्यास है, वह एक चित्र कथा है, उसमें कितनी ही मनोहर और सुकुमार, भयंकर तथा विषादपूर्ण दृश्य है। अगर मैं अपनी तात्कालिक जीवन गाथा के प्रसंग उठाकर लिखूँ, तो भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या मैं ऐसा करता हूँ? नहीं। वास्तविक जीवन जीते समय संवेदनात्मक अनुभव करना और साथ ही ठीक उसी अनुभव की कल्पना चित्र प्रक्षेपित करना, ये दोनों कार्य एकदम एक साथ नहीं हो सकते। उसके लिए मुझे घर जाकर अपने में विलीन होना होगा। इसलिए मैंने थियरी बनाकर रखी है, चाहे वह किसी को पसंद हो या ना हो। इन संवेदनात्मक तथ्यों या सत्यों को अंडरग्राउंड हो जाना बुरा नहीं है। मैंने यही बात अपने प्यारे मित्र बीरकर को बताई। उसका विश्लेषण मुझे पसंद आया, इसलिए मैं उसे यहाँ दे रहा हूँ। उसने ये बताया कि अनुभव संवेदन और अनुभव प्रक्षण, अनुभव का संवेदन और अनुभव का प्रक्षेपण दोनों साथ साथ नहीं चलता। यानी जो हमने अनुभव किया और जो हमने सबके सामने प्रोजेक्टाइल किया रखा, वो दोनों चीजें साथ नहीं चलती। एकदम सही। किंतु जिस व्यक्ति का मन मूलतः क्रिएटिव, सृजनशील है, कल्पना प्रवण है, वह टेबल पर लिखते वक्त कल्पना प्रवण होता है, ये बात नहीं। उसकी सृजनशील कल्पना प्रवणता वस्तुतः दिन भर चली चलती है। सच तो ये है कि वह उसके जीवन का एक धर्म है। जीवन की कोशिश भी नहीं वो करता, वो एक धर्म है। धर्म होते हुए भी वह उस धर्म का यथा योग्य पालन नहीं करता, पालन करने की कोशिश भी नहीं करता। उदाहरण के लिए उसे किसी विषय पर संपादकीय लिखना है। तुम पत्रकार हो, संपादकीय लिखते वक्त एकदम उस व्यक्ति का ध्यान जाता है इस बात पर कि वह जो कुछ लिखना चाहता है उसमें कई जगह सत्य की टांग टूट रही है। उसकी कल्पना में एक इमेज फॉर्म होता है, एक चित्र उभरता है, एक व्यक्ति भावना का, एक जिंदगी का, अपने जीवन का दृश्य दिखता है कि वह कितनी झूठाई में जी रहा है। वह न केवल एक झूठ निर्माण कर रहा है, करता ही जा रहा है। उसमें एक डबल पर्सनैलिटी, एक द्वित्व है। बेरकर ने मुझे चुनौती देते हुए कहा, क्या तुमने इस डबल पर्सनैलिटी के जीवन दृश्य प्रस्तुत किए? उसने आगे कहा, क्यों नहीं किए? तुमने अपने धर्म का पालन क्यों नहीं किया? बेरकर पता नहीं क्यों बहुत उत्तेजित हो जाता है। वह बड़बड़ा रहा था, गरज रहा था। उसने मुझ पर जब इस प्रकार आक्रमण किया तो मेरा हतबुद्धि हो जाना स्वाभाविक था। मैं क्रुद्ध हो उठा। जब उसने मेरी भवें देखी और तमतमाया चेहरा देखा तो वह हंस पड़ा और बोला, यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। डबल पर्सनालिटी, इस सब से तुम्हें आपत्ति है? ठीक है, तुम्हारी आपत्ति साधारण है, तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए मेरे दोस्त हो, आओ चाय पी लो। मैंने कहा, मुझे चाय वाय नहीं पीनी, तुम निकम्मे आदमी हो। उसने मुझे शांत करते हुए कहा कि व्यवस्थापूर्ण ही क्यों ना सही, तुम्हें डबल पर्सनालिटी ना सही, डबल स्टैंडर्ड रखना ही पड़ता है। मुझको भी रखना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि एक पुण्य वस्तु है, एक कमोडिटी है। तुम बुद्धि बेचते हो, मैं भी वैसा ही करता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि जीवन प्रधान है। जीवन ना रहा तो कल कैसे, कला कैसी? उन्होंने कहा कि जीवन ना रहा तो कला कैसी, साहित्य कैसा? लेकिन सोचो कि जिस अनुभव संवेदन में तुम लगातार लीन रहते हो, यदि उस संवेदन को तुम प्रकट ही ना करो, तुम बताओगे ना, तो किसको क्या पड़ी कि वो बतावे? अपने अनुभव को तुम सिग्निफिकेंस, महत्व पहचानो उसकी। सामाजिक दृष्टि तुम्हारा स्थान कुछ नहीं, इसलिए तुम अपने को हेटा या छोटा मत समझो। तुम मात्र एक संवेदनशील माध्यम हो। अपने को जाने अनजाने हेटा या छोटा समझकर इस माध्यम को विकृत मत करो। अपने ही ईमानदार अनुभव संवेदन को तथा अपने जीवन के अस्थायी भावों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में पहचानो। बिरकर की आवाज़ इतनी घनी घनी हो रही थी कि मुझे लगा कि वह किसी भावना में बह रहा है। मुझे एकदम न जाने क्यों उत्तेजना हुई। मैंने स्नेहपूर्वक उसके कंधे को जोर से हिला दिया। उसने अंत में इतना कहा, इन अनुभव संवेदनों को संजो कर रखना, उनसे संबंधित जीवन प्रसंग और मानव हृदय समेट कर रखना, उन्हें नोटबुक में टाँक लेना क्या जरूरी नहीं? स्वयं को आंतरिक रूप से संपन्न करने का यह भी एक तरीका है। क्या ऐसी बात नहीं है? बीरकर की जिन श्रद्धा में प्रताड़नायुक्त आंखों ने मेरी तरफ देखा, वह बीरकर की नहीं थी। मेरी गली में चलता फिरता साधारण बीरकर उपेक्षणीय व्यक्ति है या कोई और है जिसमें मानव विकास दृश्य देखने का अभूतपूर्व सामर्थ्य है? वो एक महापुरुष है जो विश्व स्वप्न देखता है। मैं अपने में खो गया। हम धीरे धीरे अलग अलग चलने लगे। मैं मन में दोहराने लगा, सचमुच साहित्य से संबंधित जीवन तथ्य बहुत ही अधिक है। लगातार होने वाले विचित्र अनुभव संवेदनों के एकदम साथ ना सही, तो भी कदम ब कदम किसी न किसी तरह कोई ना कोई, चाहे भिन्न ही सही, अनुभव प्रक्षेपण तो चलता ही रहता है। अपने स्वयं के भीतर की कल्पना पटल पर इस तथ्य से कैसे इनकार किया जाए? यद्यपि इतने स्पष्ट रूप से बीरकर ने ये बात प्रस्तुत नहीं की थी, अपने ही कल्पना पटल पर इन अनुभव प्रक्षेपणों के सही से कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिए न केवल मार्मिक मनन और उनके संकलन संचलन की जरूरत है, और इनकी बहुत बहुत पहले विश्व दृष्टि की आवश्यकता भी है। इस दृष्टि के अभाव में अपने ही अनुभव के ठीक ठाक महत्व हम आंक नहीं पाते, और इसलिए केवल कुछ विशिष्ट अनुभव या अनुभवासों को ही तरजीह देते हैं। क्या ये सच नहीं?
मेरे ख्याल से ये तथ्य है। एक इस रुख का नतीजा ये होता है कि बहुत बार हमारा साहित्यिक विकास जिस दिशा में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। हम जो अनुभव साहित्य प्रकटीकरण के लिए प्रवृत्ति वश चुन लेते हैं, उनकी हमें बाद में आदत पड़ जाती है। उनके चित्रण अंकन का अभ्यास हो जाने के कारण हम केवल उन्हें ही प्रकट करते रहते हैं। शेष अनुभव अपनी गहराई, तीव्रता तथा प्रभावशालीता के बावजूद मन के अंधेरे में पड़े रहते हैं, भले ही कभी-कभी उनकी गूंज हमारे द्वारा निर्मित साहित्य में आती है। इसका कुल मिलाकर परिणाम ये होता है कि हम कह नहीं सकते कि हमारे द्वारा निर्मित साहित्य समाज तो जाने ही दीजिए हमारे व्यक्तित्व का भी सच्चा प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। यदि केवल साहित्य से कोई हमारे व्यक्तित्व का अनुमान करने बैठे तो वह धोखा खा जाएगा। हमने संस्कारवश या प्रवृत्तिवश एक खास ढंग का कंडीशन्ड साहित्यिक रिफ्लेक्स, साहित्यिक भाव तथा उसकी अभिव्यक्ति की यांत्रिक उत्तेजना बना रखी है। ये कहाँ तक उचित है? मैं स्वयं अंशतः इसका गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे अपने पर विश्वास अथवा विश्वासघात है, इसलिए कि बिरकर जैसे मेरे सहचर हैं जो मुझसे हर उचित बात छाती पर चढ़कर करवा लेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो बात होगी वो यदि होनी है तो अपने ढंग से ही होगी। तो यहाँ पे देखिए लेखक के विशिष्ट जो दोष हैं, वो उनके जीवन में किस तरीके से जो भी बातें होती हैं डंके की चोट पे कहते हैं। वो लेखक को भी इस चीज़ पे नाज़ है कि अच्छी बात है हमारे दोस्त जो चीज़ें सही हैं, उसको सही और गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं। आगे वो कहते हैं विशिष्ट और अद्वितीय में कि मैंने अपने मित्र की तरफ अस्तमित दृष्टि से देखा और जब उस बेहोशी में जागा तो कहा, मैं क्या कहने जा रहा था? मेरे इस प्रश्न को सुनकर मेरा मित्र भी अपनी मूर्छना से जाग उठा और बोल पड़ा, तुम कोई गहरी बात कहने जा रहे थे? मैंने उसकी उक्ति में कोई व्यंग भाव नहीं पाया। मैं यांत्रिक रूप से कहने लगा, हाँ, कोई गहरी बात। मित्र मेरी तरफ दुखी होकर देखने लगा। साफ था कि वह उकता चुका है, लेकिन चूंकि मैंने उसकी खूब खातिर तवाजो की है, इसलिए अब वह मेरी बातों को सह लेने का धर्म पालन कर रहा है। ये भी जाहिर था कि मुझ पर एक नशा चढ़ गया, ख्यालों का गरम, गीला और तेज नशा। लेकिन चूंकि अब वो चढ़ ही गया तो उसका मजा ही क्यों न लिया जाए। सच तो वह है कि मैं अपने से बिना पूछे उसे नशे का मजा लिए जा रहा था, और एक क्षण वो आया, साहित्यकार उसे चरण क्षण कहते हैं, जब मेरी लौ लग गई थी। मैं स्तंभित हो गया था। खूब खा पी चुकने के बाद हम जिंदगी की निरर्थकता के बारे में बहस कर रहे थे। वही दैनिक जीवन का क्रम, वही दफ्तर, वही अफसरों वाली बातें, वही सिनेमा, कुछ इधर उधर गप, सारिका और मनोहर कहानियां, कादम्बनी और ज्ञानोदय। खत्म, हमारी जिंदगी खत्म, जिंदगी में दिलचस्पी खत्म, दिलचस्पी में दिलचस्पी भी खत्म। हम सभी खूब पढ़े लिखे थे, इतने कि अपनों से बड़े के लिए लेख और भाषण लिखते थे, जो उन्हीं के नाम से रेडियो से ब्रॉडकास्ट होता। इस तरह ना मालूम कितने ही को मैंने बुद्धिमान बना दिया। किंतु मैं कौन सी गहरी बात कहने जा रहा था भूल गया। ये तो बुरा हुआ, बड़ी मुश्किल से तो एक श्रोता फंसा था। आजकल अच्छे श्रोता मिलते कहाँ हैं, सबको अपनी अपनी सुनाने की पड़ी है। सच तो यह है कि इस मौके के बाद ना मेरे इस मित्र को फुर्सत रहेगी ना मुझे। वैसे मुझे हमेशा फुर्सत रहा करती है। फुर्सत निकालना भी एक कला है, गधे हैं जो फुर्सत नहीं निकाल पाते। फुर्सत के बिना साहित्य चिंतन हो सकता है क्या? फुर्सत के बिना तो दिन में सपने नहीं देखे जा सकते। फुर्सत के बिना अच्छी अच्छी बारीक बारीक महान महान बातें नहीं हो सकती। इन सब के लिए फुर्सत चाहिए और उसको पाने के लिए कला चाहिए। तो मैं कला के बारे में बात कर रहा था। हाँ, इस संबंध में मैं काफ़ी निबंध भी लिख चुका हूँ। उसकी प्रशंसा भी हुई है। अगर वो प्रशंसा सही है तो मैं मूर्ख नहीं हूँ। उसी आधार पर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं मूर्ख नहीं हूँ तो नालायक ज़रूर हूँ, या ऐसी किसी श्रेणी का एक विचित्र पक्षी। और इसी तरह की कोई बात सोचते-सोचते मैं नई कविता या उसके पुराने नाम प्रयोगवादी कविता पर आ गया। हुआ यह कि एक थे हमारे डिप्टी डायरेक्टर, किसी ज़माने में वे शिक्षा विभाग में थे। वहाँ से हवा खाते-खाते रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी तक आए, पुराने बुजुर्ग खुर्राट। उनके दुर्भाग्य से उनका एक लड़का अकबर नवीस निकला, एक ढीले-ढाले और ऊँचे कद का आदमी जिसका चेहरा चौड़ा, पीला और दुबला। मामूली प्लेट से चेहरे की हजामत नहीं हो सकती, इतने सख्त और घने थे उसके बाल। उसमें 3 बातें बड़ी मार की थी। एक तो यह कि उसके कंधे झूलते थे। अगर एक पैर पर जोर देकर वो खड़ा हो जाए, जैसे कि अक्सर करता है, तो वह दूसरे पैर को उससे लपेट सा लेता, हाथों को मिलाकर उन्हें जांघों में दबा सा लेता और दोनों कंधों को पास-पास लाने की अनजानी कोशिश करता। तब ऐसा लगता है कि मानो पूरे शरीर को बीच में से मोड़ देगा। उसकी दूसरी विशेषता यह थी कि बावजूद अपने ऊंचे कद के वह जरा-जरा सी बात पर झेपता। देखने वालों को ये ख्याल होता कि वह इस लंबे ऊंचे कद वाले और सख्त बालों के घने जंगल वाले चौड़ेपन में कहीं तो भी, किंतु किसी केंद्रीय स्थान पर नारी बैठी हुई। उसके दिल में कहीं तो भी कुछ जरूर है, जो अनुचित और अनावश्यक रूप से कोमल तथा सुकुमार है। उसकी तीसरी विशेषता यह है कि वो अपने बाप को
गाली देता था। हाँ, सही है कि वह सबके सामने ऐसा नहीं करता था। कुछ लोग थे और वे काफ़ी थे, जिन्हें वह अपना दोस्त समझता था। उसके सामने बस अपने घर की बुरी-बुरी बातें होती और दिल हल्का। तो मैंने इसका ज़िक्र क्यों किया? वो नई कविता भी लिखता था और उन्हें लेकर वो मेरे पास भी अक्सर आता था। चूँकि उसका व्यक्तित्व विचित्र था और वो अच्छा श्रोता नहीं था, वो जल्दी उकता जाता। उसकी सबसे बड़ी शत्रु थी उकताहट, इसलिए मेरी उनसे ज़्यादा नहीं पट पाई। लेकिन मैं उसको सह जाता, जिसका एक कारण यह था कि उसका बाप सरकार में ऊँचे ओहदे पर था और मुझे आशा थी कि उस आदमी तक पहुँचने के लिए मुझे न कोई दरार मिलना चाहिए, जिसे रेंग कर मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। लेकिन ये सब ख़्याल थे, कहाँ तक वे कार्य रूप में सिद्ध हो पाएँगे, दूसरी बात थी। एक दिन वो मेरे पास आता है और मुझसे बहुत सी किताबें पढ़ने के लिए ले गया। उसने कभी उन्हें लौटाने की तकलीफ़ नहीं की किताबों को। सच तो यह है कि पुस्तकें मेरे यहाँ शोभा की वस्तु हैं। सुंदर अलमारियों में उन्हें सजा कर रखा गया मेरी पत्नी द्वारा। मेरे पास बहुत कीमती ढंग की लगभग 3000 पुस्तकें, 3000 मेरी कमाई की नहीं है, वो सब ससुराल के पैसों से आई हुई है। तो लेखक का देखिए कि ससुराल से आई हुई पैसों के बारे में कहते हैं और उन पर मेरा हक नहीं, पत्नी का हक है। मैं तो ऐसी पुस्तकें पढ़ता नहीं, खास पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। वैसे इस बारे में मैं आपसे यूँ ही झूठ बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वैसे तो मतलब कि हम झूठ जो है, झूठ बोलने में मेरा ख़ास स्वार्थ नहीं था, ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन हाँ, तो जिन चीज़ों पर मालदार और मुझसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी पत्नी, यानी नीरज उनका प्रिय कवि, प्रिय अत्यंत प्रिय, तो वो कहते हैं कि जिन चीज़ों उसकी तीसरी विशेषता ये है कि वो अपने बाप को गाली देता था। हाँ, सही है कि वह सबके सामने ऐसा नहीं करता था। कुछ लोग थे और वे काफ़ी थे, जिन्हें वह अपना दोस्त समझता था। उसके सामने बस अपने घर की बुरी-बुरी बातें बताता था और दिल हल्का करता था। तो मैंने इसका ज़िक्र क्यों किया? वो नई कविता भी लिखता था और उन्हें लेकर वो मेरे पास अक्सर चला आता था। चूँकि उसका व्यक्तित्व विचित्र था और वह अच्छा श्रोता नहीं था। वो जल्दी उकता जाता था, उसकी सबसे बड़ी शत्रु थी उकताहट, इसलिए मेरी उससे ज़्यादा नहीं पड़ सकती थी। लेकिन मैं उसको सह जाता था, जिसका एक कारण यह था कि उसका बाप सरकार में ऊँचे ओहदे पर था और मुझे उम्मीद थी कि उस आदमी तक पहुँचने के लिए मुझे ना कोई दरार मिल जाएगी, जिसमें से रेंग कर मैं वहाँ तक पहुँच सकूँगा। लेकिन ये सब ख़्याल थे, कहाँ तक वे कार्य रूप में सिद्ध हो सकेंगे, ये दूसरी ही बात थी। एक दिन वो मेरे पास आता है और मुझसे बहुत सी किताबें पढ़ने के लिए ले गया। उसने कभी उन्हें लौटाने की तकलीफ नहीं की। सच तो यह है कि पुस्तक मेरे यहाँ शोभा की वस्तु है। सुंदर अलमारियों में उन्हें सजा कर रखा गया है मेरी पत्नी द्वारा। मेरे पास बहुत कीमती ढंग की लगभग 3000 पुस्तकें हैं। 3000 मेरी कमाई की नहीं है, ससुराल के पैसों से आई है। उन पर हक नहीं, मेरा पत्नी का हक है। मैं तो ऐसी पुस्तकें पढ़ता नहीं, खास पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। वैसे इस बारे में मैं आपसे यूँ ही झूठ गया बोल गया था। यूँ ही झूठ बोलने में मेरा खास स्वार्थ नहीं था, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, तो 3 चीज़ों पर मालदार और मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी नीरज उनका प्रिय कवि, प्रिय अत्यंत प्रिय का हक था। उनको लेकर यदि मुझे जैसे पति को चंपत भी हो जाए, तब वो समझ सकते हैं कि पति की क्या दशा होगी। तब से उस ऊबड़-खाबड़ दोस्त से मुझे घृणा तो हो ही गई, उसकी नई कविता से भी, इसलिए तमाम नई कविता से भी मुझे घृणा हो गई है। ये साले नई कवि ऐसे ही होते हैं, दूसरों की चीज़ें वापस नहीं करते। बाद में मैंने सुना कि उस शख्स ने अपने से नीची जात वाली किसी खूबसूरत, नमकीन कहिए नमकीन, लड़की को अपने यहाँ रख लिया, बाद में रजिस्टर्ड मैरिज कर ली और ये शहर छोड़कर दूसरी जगह चला गया। किताबें उसने मेरी वापस नहीं की सो नहीं की। उन पुस्तकों के कारण आज तक मेरा उससे मानसिक संबंध तो बना है और उससे नई कविता से भी और इसलिए सारी नई कविता से भी। और मैं आपसे साफ कह दूँ कि वो आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। वह एक पूरी दुखांत गधा होकर रहेगी। कारण ये है कि वो आदमी मिसफिट है, मिसफिट। फिट वह हो ही नहीं सकता। और यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वक़्त मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि नई कविता उनकी अपनी है, जो मिसफिट है, जो ना आत्म सामंजस्य स्थापित कर सकती है, ना बाह्य सामंजस्य। असामंजस्य और असंतुलन में से ही नई कविता का जन्म हुआ है और उसको तथाकथित जो विद्रोह है, वो भी व्यक्ति आधारित है, इसलिए वह भी गोबी के रेगिस्तान में किसी अनजानी खारी नमकीन झील में जाकर खुदकुशी कर लेगा। हाँ, ठीक उसी नौजवान की भांति जो किताबें मुझसे माँग कर ले गया और अब तक नहीं लौट आया। भला अपने घर से उसका विद्रोह कभी उसे सफलता और सुख दिलाएगा? असंभव। सफलता के लिए सामर्थ्य नहीं, समर्थन लगता है। समर्थन ही सामर्थ्य है। इस महान सत्य को भूलकर जो लोग काम करते हैं, वे अंधी दीवार से टकराते हैं। आजकल व्यक्तिगत पुरुषार्थ और पराक्रम का कोई मतलब नहीं। इस प्रचंड सत्य को जानना क्या जरूरी नहीं? बुद्धिमानी इसमें है कि दरारें देखो और उनमें चुपचाप रेंग जाओ और रेंगते हुए ऊंची से ऊंची सतह तक पहुंचो।
ये है वास्तविक जीवन कला, समझे? मुझे मालूम है, मैं सारिका और नई कहानियाँ पढ़ता हूँ कि नई कहानी नाम की भी एक चीज़ आ गई है। बुरी बात नहीं है, अच्छा है, लेकिन अगर नई कहानी का मतलब पानी के भीतर घुसकर उनमें डूबकर फिर आँखें खोलकर देखना है तो मैं बता दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक धुन दिखाई देगी और आँखों को तकलीफ तो होगी ही। वे देख भी नहीं सकेंगी। हाँ, देख चुकने का स्वांग भले ही करें। नई कहानी के मतलब को नए ढंग की धुन से अलग किया जाए। क्या मैं इस वक्त झूठ बोल रहा हूँ? और मेरा तो अपना ख्याल है कि वह मेरा बेढंगा दोस्त अगर नई कविता लिखता तो वो ठीक ही करता। वैसी कविता और पर्सनल सिचुएशन के व्यक्तिगत प्रसंग प्राप्त और प्रसंगग्रस्त मनोदशा की ही कविता है, लेकिन चूंकि उसने व्यक्तिगत प्रसंग अनेक उसके हो सकते और होते, भले ही कुछ लोग और उन्हें छिपा जाए तो उनको एक सामाजिक अर्थ और महत्व तो प्राप्त हो ही जाता। कभी उस प्रसंग स्थिति में बद्ध रहकर उसके भीतर से संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं देता, किंतु केवल संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं तो किसी भी प्रसंग स्थिति को संपूर्ण वस्तु सत्य नहीं बताती। कथाकार यदि सचमुच जीवन का गहरा और व्यापक ज्ञान रखता है तो प्रसंग स्थिति में बद्ध मनुष्य की संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं को ही महत्व नहीं देगा, वरन उस स्थिति से संबंध रखने वाले जो वस्तु सत्य है उनको बनाने वाले तत्वों पर, अर्थात व्यक्ति स्वभाव की विशेषता, वास्तविकता की पेचीदगियों और अब तक चलते आए इन सब के विकास क्रम पर, इन सब पर अवश्य ध्यान देकर इस प्रसंग स्थिति के वस्तु सत्य के सारे ताने बाने कलात्मक प्रभावशाली रूप से भोरे ढंग से नहीं वो प्रस्तुत करेगा। और इस प्रकार व्यक्ति समस्या को मानव समस्या बनाकर एक व्यापकतर पार्श्वभूमि में उसे उपस्थित करेगा। वैसा करना चाहिए। देखिए, मैंने कैसी शब्दावली आपको पिलाई, लेकिन ध्यान रखिए कि मैं समीक्षक होने का दावा भी कर सकता हूँ, करता भी हूँ। आखिर कौन नहीं करता? हम सब एक दूसरे के समीक्षक ही तो हैं। हाँ, तो मुद्दे की बात पर आइए कि नई कहानी में आधुनिक मानो, इसका मतलब चाहे जो लीजिए, प्रगतिवाद अर्थ मत लीजिएगा। आधुनिक मानव की जो विचित्र मनोदशा है, उसको अगर आप उसके सारे संदर्भों से काट कर, उसके सारे बाहरी सामाजिक, पारिवारिक इत्यादि संबंधों से काट कर उस मनोदशा को मनो अधर में लटका कर चित्रित करेंगे तो मनोदशा के नाम पर एक धुंध समा जाएगा। कहानी में अगर सिर्फ भीतरी धुंध हो, सिर्फ वही वो रह हो और उसी की इतनी प्रधानता हो कि वस्तु सत्वों के संवेदनात्मक चित्रों का प्राय लोप हो जाए, तो आप वही गलती करेंगे जो नई कविता ने की है। कविता की कला कथा की कला से ज़्यादा अमूर्त तो वैसे ही होती है, इसलिए संभवतः उसमें वे बातें खप भी जाती हैं, किंतु कहानी में, यानी मैं ये चाहता हूँ कि साहित्य में मानव की पूर्ण मूर्ति स्थापित हो, तभी हम आपकी अपनी झलक उसमें देख पाएंगे। अगर नई कहानी वैसा नहीं करती तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है। मैं तो सिर्फ एक खतरे की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूँ। आप अब आप जान गए होंगे कि मैं किस कदर ये चाहता हूँ कि खूबसूरत लड़की को भगा कर ले गए उस पीले चौड़े चेहरे और ऊंचे कदर वाले की पूरी जिंदगी तस्वीर बनकर खड़ी हो जाए। ऐसी तस्वीर जिसमें अपनी भी झलक हमें मिले। क्योंकि मैं सच कहूँ कि मुझे बराबर ये लगता ही रहा है कि उसने जो कुछ किया है वैसा उस हालत में कोई भी कर सकता था। मैं होता तो मैं भी कर सकता था। हाँ, ये ठीक है कि उच्च कुल जाति नाम की लड़की से उसने विवाह नहीं किया और इस प्रकार उसने असफलता के रास्ते तैयार कर लिए, लेकिन वह ऐसी औरत से तो बरी रहा जो अपने पिता की शान का रौब अपने खाविन पर गालिब करती है और पति वैसा होने भी देता है, क्योंकि सुविधा और खुशहाली का रास्ता भी वही है। एक बात बताऊँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कामयाबी हासिल करने के नुस्खों से डर लगता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नुस्खे सीखना ही नहीं पड़ता, वे अपने आप ही जान जाते हैं। हर ज़माना अपने-अपने ढंग से कामयाब लोग तैयार करता है। बहादुरी के ज़माने में, तलवारबाजी के ज़माने में हम सरीखे आदमियों की ज़रूरत थी और ऐसे लोग अपनी इज़्ज़त लेकर अंधेरे में डूबे हुए हैं। आज के ज़माने में ऐसे लोग नाकामयाब होने के लिए ही तो ज़िंदा हैं। तो ऐसे जो नाकामयाब लोग हैं उनके मज़हब अलग-अलग हैं। कोई व्यक्ति कलाकार के धर्म को निभाता है तो कोई राजनीति के उग्रतावाद का अग्रदूत है। असल में ये सब फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल्स हैं, विफलग्रस्त व्यक्ति है। हाँ, ये सही है कि किसी का वैफल्य दिखाई देता है और किसी का नहीं, वैसे ऊपरी तौर पे संतुलित सब है। ये अच्छा है या बुरा मैं नहीं जानता। क्या मैं नाम लूँ? मान लीजिए श्री का, जो उपन्यासकार, कवि, कहानीकार तथा समीक्षक और संपादक रहे आए हैं। बाल बच्चेदार आदमी होते तो वैफल्य का दीर्घ जीवन यात्रा करके उत्तमोत्तम रतन इत्यादि सहित को ना देते। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। वे हिंदी काव्य में आधुनिकतावाद के एक शिखर भी नहीं होते, संभवतः व्यक्तिबद्धता या पंडित रामचंद्र शुक्ल की भाषा के वे एक सुंदर उदाहरण भी ना होते। और लीजिए, उत्तर प्रदेश के एक तीर्थ स्थान में रहने वाले एक हमारे मित्र हैं विभूति। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक तीर्थ स्थान में रहने वाले इनके मित्र हैं, मित्र का नाम है विभूति। प्रख्यात है, नई कविता का शिरोमणि है विभूति। विश्रृंखल छंदात्मक में रचना वो करता है।
सुंदर किंतु गोपन चित्र भी प्रस्तुत करता है। मान लीजिए कि वे बाल बच्चेदार आदमी होते तो उनकी प्रतिभा व्यापक कोमल भावना या करुणा अथवा ऐसे ही किसी भाव में बदल जाती। एक हमारे मित्र बहुत दिनों से राजधानी में रहते हैं, यशस्वी है, कटुता, क्रोध और वैफल उनकी विशेषता, फिर भी उन्हें अच्छी तरह जानने वालों को मालूम है कि वे कितने प्यारे हैं। मान लीजिए कि वे बाल बच्चेदार आदमी होते तो मैं आपसे कहूँ कि उनकी कटुता, क्रोध और वैफल्य का रंग निराला होता। मैं मान लेता हूँ कि उनका ये स्वभाव, लेकिन उस स्वभाव का रंग जरूर बदला होता। पंत जी से लेकर अधिकतर नवीन कवियों की चरितावली देख लीजिए तो पाएंगे कि अधिकतर लेखकों में नितांत व्यक्तिगत स्तर पे वैफल्य भावना ही है। भले उनमें से कुछ अमेरिका हो आए हो, जिसका कारण संभवतः ये है कि वे विवाहहीन है, या जिनकी औरत मर गई है, या बाल बच्चों नहीं है। संक्षेप में अगर कहें तो हाँ, इस सब का प्रयोग मुझे जरूर करना चाहिए, क्योंकि सार रूप में कोई बात मैं नहीं कह सकता। इन महोदयों के जीवन में जिसे पारिवारिक सुख कहा जाता है वो है ही नहीं। कार्डों की तरफ मत जाइए, वो अपनी अपनी धारणा और कल्पना का विषय है। इस प्रकार वे सिर्फ अपने लिए रह रहे हैं। क्या ये अतिशयोक्ति है? वैसे अपवाद तो हो ही सकता है। दूसरे शब्दों में इनका आधुनिक मानव पारिवारिक व्यक्ति नहीं होता। मैंने रिवोल्यूशनरी बातें कह दी, लेकिन उससे मुझे डर लगता है, क्योंकि अब सब मिलकर मुझे पीटेंगे, और जो पारिवारिक व्यक्ति है उसमें कहीं न कहीं आधुनिकता में कमी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल से इसका कारण ये है कि विवाह के बाद अपनी स्त्री को जच्चे खाने में भर्ती कराना पड़ता है, महंगाई पर सोचना विचारना पड़ता है, स्कूल में मास्टर साहब को दरखास्त देना पड़ता है कि मेरी लड़की किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं आ सकती। लड़के लड़कियों के विवाह के संबंध में पहले ही सोच कर रखना पड़ता है, कमाई बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है, दूसरों से सहायता लेना पड़ता है। इसलिए उनमें दया, ममता, करुणा, वात्सल्य, कर्तव्य बोध, व्यवस्था के भाव सभी आ जाते हैं। और इनके अलावा उन्हें हर कदम पर समाज के दर्शन होते रहते हैं, वास्तविक समाज के, उस समाज के जो संगठित है, विभिन्न संस्थाओं में व्यक्त और कार्यशील है। वो उन्हें डॉक्टर के रूप में, दुकानदार के रूप में, पोस्ट मास्टर के रूप में, मकान मालिक के रूप में निरंतर भेंट देते रहते हैं। वो उनके लिए प्रत्यक्ष अनुभव और वास्तविक संवेदनात्मक प्रक्रिया का विषय होता है। उनके लिए केवल परिवेश या परिधि नहीं है, वरन ऐसा जीता जागता वस्तु सत्य है जिसका अंगरूप वे स्वयं है। अगर वे सब मिलकर उनकी परिस्थिति है, तो वो उनसे मिलकर किसी तीसरे की परिस्थिति है, और ये सब परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। ये उसे अपने व्यवहारिक जीवन में मालूम होता है। समाज उसके लिए भीड़ भड़के का नाम नहीं, वह अमूर्त कल्पना भी नहीं, क्योंकि उसके लिए पेंशन और प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था भी वो करता है। इसलिए समाज उसके लिए जीवंत और स्पंदनशील वस्तु है। उस समाज के बिना ना उसका गुजारा हो सकता, ना उसके बच्चों की, ना शिक्षा की, ना नौकरी की। अपने और अपने परिवार का अस्तित्व रक्षा के युद्ध में भी उसे समाज से ही अनेक स्रोत और माध्यमों द्वारा सहायता मिलती है। समाज ही के इस प्रत्यक्ष बोध के कारण उसे जनता को ढोर का ढोर कहने और भीड़ कहने का साहस नहीं होता। अपने बाल बच्चों को लेकर वो लाखों करोड़ों में खोया हुआ रहता है, और उसका उसे बुरा नहीं लगता, उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वे लाख करोड़ उस जैसे ही होते हैं। उन्हीं से वो सुख और दुख, अच्छाई और बुराई, न्याय और अन्याय, आदर्श और यथार्थ, गुण और दुर्गुण का बोध करता है। किंतु हमारे अधिकांश कवि तो अद्वितीय हैं। वे स्वयं इस अद्वैतता की रक्षा करते, यूँ कहिए कि इस अद्वैतता के कारण ही वे कवि हैं। मैं ये नहीं कहता कि अद्वैतता उनका दोष है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अद्वैतता की जो परिभाषा उन कवियों ने अपने लिए छाट कर रखी वो गलत है। वे अपने असंग संवेदनशील प्रतिभाशालित्व को अद्वितीयता कहते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि समय पर विवाह न होने से उनके सुकोमल तंतुओं का विस्तार नहीं हुआ, और ये सुकोमल तंतु समाज की विभिन्न संस्थाओं से, समाज के विविध रूपों से घनिष्ठ रूप से जुड़ नहीं पाए। और जब नहीं जुड़ पाया, तो इसलिए समाज का वास्तविक प्रत्यक्ष संवेदनात्मक बोध उनके अंदर आ भी नहीं पाया। व्यक्ति मानवता जो उसकी विभिन्न संस्थाओं के भीतर होनी चाहिए, वो उनके अंदर नहीं आ पाई, इसलिए वे मुक्त हृदय भी नहीं है। जीवन में अत्यंत सारभूत सुकोमल अनुभव से वो बच गए। उनके लिए समाज केवल आत्म प्रक्षेप है, रेत का ढेर है, भीड़ भाड़ है, ढोरों की खड़पड़ है, बस वही। और अगर समाज को उन्हें अनुभव भी है, तो वो कैसा अनुभव है? गोष्ठी से, सभा से, महफिल से, प्रकाशक, पैसा देने वाले मालिक, राजनीतिक पार्टी, सरकार और उसके कर्मचारी से। इन रूपों में हार्दिक संबंध स्थापित हो तो कैसा हो? अधिक से अधिक इस समाज में उनके कुछ परिचित होंगे जो भले आदमी होंगे। व्यक्ति के गुण और दुर्गुणों का उन्हें बोध होगा, इसलिए वे समाज में व्यक्ति को ही देखते होंगे। ऐसे लोग जो कवि हैं, कहानी भी लिखते हैं, और कहानी में परिवार का भी चित्रण करते हैं। परिवार का चित्रण भी ऐसा मनहूस, विकृत और विद्रूप होता है कि लगता है कि उन पारिवारिक पात्रों में केवल घनीभूत असंग भावात्मक है। इससे अधिक है, इसके परे या इसके अलावा कुछ भी नहीं, और अगर है भी तो वह लेखक के लिए महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण तो वही है जो असंग है, भावात्मक है। दूसरे शब्दों में, वे अपने पात्रों को भी अद्वितीय बनाने का रुझान रखते हैं। ये गलत है या सही मैं नहीं जानता, लेकिन वह लेखक का आत्म प्रक्षेप जरूर है। मैंने कह दिया कि मैं इस वक्त झूठ बोलने के मूड में नहीं हूँ। झूठ कहने पर आमादा हूँ, लेकिन इससे मेरी कही हुई बात बिल्कुल सच नहीं हो जाती। उसमें झूठ का कुछ न कुछ अंश अवश्य मिल जाएगा।
उदाहरण के लीजिए, मैंने ऐसे बहुत धनी परिवार देखे हैं जिनमें विवाहित व्यक्ति को समाज दिखाई तो देता है, लेकिन इस तरह नहीं जैसे साधारण मध्यवर्गीय को। उनके यहाँ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, अफसर सब आते हैं, सब उनके कृपा पात्र भी होते हैं, समाज उनके लिए अपने प्रभुत्व की वस्तु भी है और उसके व्यक्तित्व खरीदने की चीज़ें भी हैं, और डॉक्टर, टीचर इत्यादि बिकने के लिए तैयार भी हैं, और उसी में होता है लेखक, वो भी शामिल है। ऐसे लोगों के लिए समाज किन रूपों से व्यक्त होता है, वो चाहे विवाहित हो या अविवाहित, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे अद्वितीय लेखक तो समाज को खरीद भी नहीं सकते। मैं तो उनके बारे में बात भी कर रहा हूँ, तात्पर्य ये है कि ऐसे अगर बोलचाल बच्चेदार होते, तो संभवतः उनके व्यक्तित्व का सामाजिकरण ज़्यादा होता। फिर भी मेरे कहने में अतिशयोक्ति, अतिरंजना और एकांगिता हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस बात पर सोचें ज़रूर कि क्या नई कहानी में पात्रों को असंग भावात्मक ही परिलक्षित होना चाहिए? हाँ, ये सही है कि असंग भावात्मकता का कारण केवल लेखक की विवाहहीन, संतानहीन स्थिति में नहीं खोजा जा सकता। वैफल्य तरह-तरह के होते हैं, संभवतः उनके मूल इस वैफल्य की भूमि में समाये, इसलिए मेरी बहुत सी बातें यूँ ही कह जाती हैं, फिर भी आप उन पर सोचें और यदि वे गलत हैं तो मुझे धिक्कार दें। अवश्य मेरा ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि आखिर क्या कारण है कि पारिवारिक व्यक्ति, यद्यपि उनकी संख्या हिंदी में निसंदेह अधिक है, विशेष मौलिक नहीं है। मौलिकता से मेरा मतलब अद्वितीयता से है, चमत्कारपूर्णता से, ऐसी विशेषता से जो उन्हें सबसे भिन्न करके पृथक स्थापित कर दे। संभवतः इसका एक कारण यह है कि अत्यधिक अंतर्मुखता की उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती, या भी संभव है कि चूंकि उन्हें किसी न किसी हद तक कामकाजी आदमी बनना ही पड़ता है, इसलिए वे कला के विशेष संवर्धन और विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। यह भी संभव है कि वे स्वयं छिछले और सतही ढंग की प्रतिक्रिया करने वाले लोग हो सकते हैं, किंतु इस बात की भी संभावना है कि परिवार भरण-पोषण की समस्या से ग्रस्त होकर जो अस्तित्व संघर्ष एवं भाव समुदाय उत्पन्न करता है, जो आधुनिक भावबोध की परिभाषा के तहत नहीं आता, और जिस लेखक का भाव समुदाय आधुनिक भावबोध की परिभाषा के तहत नहीं आता, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति का महत्व तो यूं ही घट जाता है। क्या आप नहीं जानते कि भक्ति काल में एक विशेष भाव समुदाय को ही कलात्मक अभिव्यक्ति का महत्व प्राप्त था? क्या आप नहीं जानते कि रीतिकाल में भी एक विशेष प्रकार का भाव समुदाय को इस तरह का महत्व दिया जाता? क्या आप नहीं जानते कि छायावाद युग में भी एक विशेष प्रकार के भाव समुदाय को ही कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए चुना जाता? क्या आपको ये नहीं मालूम कि आधुनिक भावबोध के तहत कुछ विशेष प्रकार के भाव समुदाय आते हैं, कुछ विशेष प्रकार की सुंदर परिकल्पनाएं आती हैं, एक खास काट और एक खास किस्म की अभिरुचि की ही सन्निवेश होती है? तो महोदय, आप जान जाएंगे कि वास्तविक अस्तित्व संघर्ष में उत्पन्न विशेष संदर्भ युग, विशेष दिशानु तथा विशेष भाव दृष्टि संपन्न जो मनोभाव है, उन्हें कलात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि मान भी लिया जाए कि अधिकार है, तो हम ये कह देंगे कि वो अभिव्यक्ति है जो आपने ऐसे भाव समुदायों को प्रदान की, वो कलात्मक नहीं है। और यदि वो सचमुच कलात्मक है, ये सिद्ध हो ही गया है, तो हम ये कह देंगे कि वह कृति आधुनिक भावबोध के तहत नहीं आता। किस्सा खत्म, समझ गए? एक विशेष प्रकार के भाव समुदाय को ही मान्यता प्राप्त है, अन्य को नहीं। जो ही इतना सब सोचकर मैंने अपने मित्र की तरफ देखा, तो पता क्या हुआ कि कुर्सी खाली है, सूनी, एकदम सूनी। मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया, ना मालूम कब वो उठकर चला गया था, और जो है लेखक यहाँ पे उससे बोलते ही रहे थे। अब यहाँ पे देखिए कुटुयान और काव्य शब्द, जो कि पहले संस्करण में नहीं था, ये कुटुयान और काव्य शब्द से ही है। तो हमने ये देखना है कि इसमें जो है लेखक ने क्या अपने विचार रखे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट कड़ी में देखेंगे। और ये इस कड़ी के साथ ही आपका जो है ये जो एक साहित्य की डायरी है रचना, ये भी समाप्त हो जाएगा।